यस। तो आपने जो भी देखा करेक्ट था। पहला जो हमने वीडियो में देखा ये वाला एनिमल था बेटा, इसको बोलते हैं हम नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर एक ऐसा एनिमल है जो कि हमारे सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ये चारों स्पीशीज, दो प्लांट की स्पीशीज और दो एनिमल की स्पीशीज सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो है लायन टेल मैक्यूक। लायन टेल मैक्यूक भी सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है। थर्ड था हमारा नेपेंथिस खासिना। नेपेंथिस की और भी सारी वैरायटी है, बट हम खासिना वाली जो देख रहे हैं वो एक बहुत बहुत प्यारा फ्लावर है। हमने इसके ऑलरेडी पिक्चर देख ली है। ठीक है, अगेन देख लेना वीडियो को एक बार इधर करके। जो फोर्थ है वो कौन सा है बेटा? नीला गुरुजनी। ठीक है, नीला गुरुंची, हाँ नीला गुरुंची। ठीक। तो ये चार स्पीशीज हमने पढ़ी। इन स्पीशीज के बारे में हमने ऐसा क्या स्पेशल पढ़ा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लिखा है दीज डाइवर्स हैबिटेट्स। क्या डाइवर्स हैबिटेट्स? इससे ऊपर वाला वो है, वो भी बताऊंगा, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। दीज डाइवर्स हैबिटेट्स टुगेदर सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, हैबिटेट माने जगह। तो ये बोल रहा है जितनी भी अलग अलग प्रकार की जगहें हैं, जैसे कि लिख रखा है यहाँ पे कि नेचुरल लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री इज डाइवर्स। नेचुरल लैंडस्केप से क्या मतलब है इस लाइन का? नेचुरल लैंडस्केप से मतलब है कि हमारे देश में माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, प्लेटेक्स भी है, लॉन्ग कोस्ट लाइन्स भी है ना, बे ऑफ बंगाल के उधर के साइड भी। तो जितनी भी जगहें हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है, ये इंडिया की एक नेचुरल लैंडस्केप है। ठीक है, जैसे इसमें लिख रखा है माउंटेन्स है नॉर्थ, ठीक है, डेजर्ट है वेस्ट में, रेन फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडियन में, प्लेटिक्स है साउथ में, और एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। Each of this region has a distinct soil types and distinct different climatic conditions like temperature and rainfall. जितने भी जगहों का बेटा मैंने नाम लिया, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो, चाहे वो प्लेटिक्स हो, चाहे वो लॉन्ग कोस्ट लाइन हो या बे ऑफ बंगाल हो। माउंटेन्स में तुमने देखा होगा बहुत ही हायर एल्टीट्यूड में क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है वो बहुत ही ठंडा इन्वायरमेंट होता है। बहुत ज्यादा एवापोरेशन की वजह से फॉग फॉग बन रहे हैं माउंटेन्स के पीछे, देखिए एकदम ही बादल बादल बादल। हैव यू एवर वंडर वो बादल कैसे बने? हाँ, वो इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं, फॉग 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 फॉग। ठीक है, तो माउंटेन्स में क्लाइमेट कंडीशन अलग है। डेजर्ट में तुमने हमेशा सुना होगा इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतना पसीना और पानी नहीं, है ना। तो उधर वेस्ट में क्या होता है बेटा? पानी की थोड़ी सी शॉर्टेज है, और उधर का क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू माउंटेन्स। रेन फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडियन जहां हम रहते हैं, ठीक है, वहां पे रेन फॉरेस्ट बहुत होता है। प्लेटिक्स, ठीक है, साउथर्न इंडिया में प्लेटिक्स दिखाऊं मैं तुम्हें एक बार। साउथर्न प्लेट, एक मिनट, प्लेटिक, ठीक है, साउथर्न प्लेटियो ऑफ इंडिया, प्लेटिक्यू बोलते हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो ये साउथर्न प्लेटिग्यू ऑफ इंडिया है। अब ये वाली इमेज देख सकते हो, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? साउथर्न डेसन प्लेटिगन। इसकी ये फोटो है, बट अगर इसमें कोई और फोटो आती है तो लेट मी चेक। हाँ, इसको ना हम साउथर्न प्लेटिक जो है इसको हम पेनिनसुला प्लेटिक भी बोलते हैं। ये ऐसा है कुछ, ठीक है बेटा, ऐसा। ओके। तो अलग अलग जगह पे, जैसे माउंटेन्स पे क्लाइमेट ठंडा होता है, डेजर्ट पे गर्म होता है, रेन फॉरेस्ट इंडियन नॉर्थ ईस्ट इंडियन में है, प्लेटिक्स है जो अभी हमने देखा, लॉन्ग कोस्ट लाइंस है, बे ऑफ बंगाल की, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की। तो जितनी भी डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं, इसका कहने का मतलब है हर जगह की मिट्टी अलग। ठीक है, पहली बात, हर जगह की क्लाइमेट कंडीशन अलग। दूसरी बात, ठीक है, तो टेम्परेचर अलग होगा, रेनफॉल अलग होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होगी। तो इससे ये पता लग पा रहा है कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एनिमल पाए जाते हैं। और डिफरेंट एनिमल सिर्फ एक जगह पे नहीं पाए जाते। डिफरेंट एनिमल कहाँ पे पाए जाते हैं? डिफरेंट एनिमल डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, माने जगहों पे, है ना। डेजर्ट में जो ऑर्गेनिज्म है वो माउंटेन वाले से अलग है, इनकी कैपेसिटी कुछ और है, इनकी कैपेसिटी कुछ और है। ये ठंड में जी सकते हैं, ये ठंड में क्या पता नहीं जी सकते, ये गर्मी में नहीं जी सकते, ये गर्मी में जी सकते हैं। तो दोनों को अगर क्रॉस चेक करें, दोनों को क्रॉस कंपैरिजन करें, तो इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस चीज पे हम स्टडी करें ना अगर, तो बहुत बढ़िया होगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी कर सकते हैं इससे, ये यहाँ से हमें ये पता लग रहा है। अब जो मैंने वीडियो दिखाई कि उसकी बात करूँ,
वीडियो जो मैंने दिखाई थी वहां पे तुमने देखा होगा, पहले बेटा नीलगिरी तहर ये वाला एनिमल था, ठीक है। ये दूसरा था लायन टेल मैकेव, तीसरा था नेपेंदस खैसना, एंड चौथा था तुम्हारा नीला कुरुंची, ठीक। दो प्लांट की स्पीशीज, दो एनिमल की स्पीशीज। अब देखो, बोला है दीज डाइवर्स हैबिटेट्स टुगेदर सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज। जो हमने ऊपर जितनी भी जगहें पढ़ी, अलग 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 जगहें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज क्रिएट करती है और उनको सपोर्ट करती है हमारे अर्थ पे रहने के लिए, ठीक है। इनमें से कुछ स्पीशीज बेटा रिस्ट्रिक्टेड है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में वर्ल्ड के, जो कि और कहीं भी नहीं मिल सकती पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में इंडिया के अलावा नीलगिरी तहर कहीं नहीं मिलता। अगर तुम इंडिया से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कहीं और ताकि वहां स्पीशीज बढ़े, उस कंट्री में भी देखने को मिले, फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल का मेट कराओ, फिर एक नया एनिमल बने, वो बात एक अलग है। बट इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिलती है स्पीशीज, ठीक है। तो जो इंडिया के अलावा और कहीं पर्टिकुलर रीजन में रिस्ट्रिक्टेड होती है वर्ल्ड के पूरे, है ना, और कहीं नहीं मिलती, नेचुरली सिर्फ इंडिया में मिलती है, ऐसी स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आई होप मेरी बात क्लियर हो इतनी, ठीक है। उन स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं, और ये सब उसके बस एग्जांपल है, ये हम ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। Regions that support a large number of endemic species and have undergone significant habitat loss known as biodiversity hotspot। देखो मेरी बात सुनो, मान ले किसी जंगल में 100 स्पीशीज है, मैं देख रहा हूँ किसी जंगल में 100 स्पीशीज हैं, ठीक है। बट उसमें से 30 उधर ही मिलती हैं बस, और कहीं नहीं मिलती, 30 उधर ही मिलती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, फॉरेस्ट का बहुत सारा एरिया कटिंग कर रखी है, कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है वो एरिया। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ह्यूमंस ने पेड़ काटे, घास काटी, ये काटा, एनिमल्स के लिए कोई जगह नहीं बची। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या था भैया, उस पर्टिकुलर एरिया में 100 प्रजाति थी जानवरों की, पर 30 उधर ही मिलती थी और 70 कहीं इधर उधर से आई थी, ठीक है। तो इस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा, अब एक तो नेचर को उन्होंने, हम इंसानों ने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, ठीक है। बट एक लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज बस उधर ही मिलती हो, इंडिया में ही मिलती हो। जैसे वेस्टर्न घाट्स का एग्जांपल दूं अगर मैं, माउंटेन्स वाले एरिया में, माउंटेन्स वाले टाइप रीजन्स में नीलगिरी ताहर मिलती है। माउंटेन्स को भी तुम बर्बाद कर दोगे ना, तो एक सिग्निफिकेंट लॉस होगा, सिग्निफिकेंट लॉस होगा उस हैबिटेट का। मतलब हैबिटेट माने जगह, उस जगह का सिग्निफिकेंट लॉस होगा, बट स्पीशीज तो वहीं मिलती है ना, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। समझ में आ गया? पहली चीज कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एंडेमिक स्पीशीज जहां मिलती हो, बट डिफॉरेस्टेशन या फिर नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, बट स्टिल एक सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस हुआ हो वहां पे, उसको बोलता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पहली। दूसरा, these are particularly important for biodiversity conservation। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब है, अगर उन एनिमल्स की प्लेस डिस्ट्रॉय हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो कंजर्व मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, एनिमल्स की स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाना, एनिमल्स की स्पीशीज को मरने से बचाना, उनको एक नया घर देना, उनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और उनके हैबिटेट को फ्यूचर में बचा के रखना, ताकि वो बेचारे अपना नेचुरली उनकी एग्जिस्टेंस और ज्यादा बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट में करोड़ों करोड़ों स्पीशीज मिलती है, करोड़ों, ठीक है। अगर हमने अमेजोन जंगल काट दिया ना, तो सोचो कितने करोड़ जानवर बेघर हो सकते हैं, और कितनी वास्ट एनॉर्मस वैरायटी ऑफ एग्जिस्टेंस गायब हो जाएगी इस दुनिया से। एनॉर्मस वैरायटी। तो सोचो कितनी ताजुब की बात है, हम एक जंगल काट देना तो आधे से ज्यादा वर्ल्ड की स्पीशीज खत्म जानवरों की। सोचो। Regions such as Western Ghats, Indo-Burma, including Northeast India and Himalayas, Sundaland, including the Nicobar Island, are some example of global biodiversity hotspot. These are area rich in number and diversity of hotspot। मैं यहाँ वीडियो लगा रहा हूँ, go check it out। मैंने वीडियो
आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली हो। तो वेस्टर्न घाट्स में देखा तुमने, वेस्टर्न घाट्स का मतलब था जो माउंटेन्स थे, मैंने माउंटेन्स की पिक लगाई होगी लास्ट में या फर्स्ट स्लाइड में। वेस्टर्न घाट्स मतलब इंडिया के वेस्टर्न साइड के माउंटेन्स रीजन को हमने वेस्टर्न घाट बोला। दूसरा मैंने बोला इंडो बर्मा। इंडो बर्मा भैया एक हॉटस्पॉट है नॉर्थ ईस्ट इंडियन में ही, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर मैंने उसमें स्लाइड में नहीं लगाई हो तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन को हम ये वाला रीजन बोलते हैं। देखो ये हॉटस्पॉट है, ठीक है। ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसको बोलते हैं। सोचो यहाँ भी कितने लाखों टाइप की स्पीशीज मिलती होगी ऐसे माउंटेनस रीजन्स में, ठीक है। तीसरा हिमालयाज, हिमालय की मैंने स्लाइड लगा दी थी, हिमालय रीजन पहाड़ों वाला रीजन, ठीक है, ठंडा रीजन। सुंडा लैंड या फिर संडा लैंड इसको बोलते हैं, निकोबार आइसलैंड में भी इंक्लूडेड होता है, चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। सो ये चारों चीज थी, चेक कर लेना, ओके। अब अगला एग्जांपल क्या है कि some example of biodiversity hotspots, these areas are especially rich in number and in the diversity of organisms, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, या फिर ये एरिया बहुत ही लार्ज है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह तरह के एनिमल्स को देखने को मिल सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। Protecting these regions is equally important as they support food webs and help ecosystem remain healthy। इसका मतलब क्या है, माने जानवरों को बचाना या उनके हैबिटेट्स को बचाना जहाँ पे वो रह रहे हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरी बात सुनो। मैंने बोला था शुरू शुरू में इस लाइन में, एक मिनट, ये लाइन में कि नेचुरल लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री इज डाइवर्स, बोला था बहुत बड़ा डाइवर्स लैंडस्केप है। तो वहाँ की डिफरेंट मिट्टी होगी, डिफरेंट टेम्परेचर होगा, डिफरेंट रेनफॉल होगा, तो डिफरेंट हॉटस्पॉट्स होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन होंगे भैया। बिल्कुल ही अगर मिट्टी चाहिए तो वो सैंड वाला है डेजर्ट, बर्फ वाला चाहिए बिल्कुल क्लाइमेट टॉप एल्टीट्यूड एरिया तो वो हिमालयाज ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। दूसरा कोई रीजन चाहिए तो वो दूसरा है, तीसरा कोई रीजन चाहिए तो वो तीसरा है, माने डिफरेंट डिफरेंट हॉटस्पॉट, डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट रेनफॉल और डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक। और अगर हिमालयाज है या वेस्टर्न घाट्स है या फिर बहुत ही एल्टीट्यूड एरियाज है, वहां पे हमें क्या मिल रहा है, नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी तहर। दूसरे एनिमल्स भी दूसरे उसमें मिलते हैं, दूसरे हैबिटेट्स में, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज ज्योग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि नीलगिरी तहार या फिर लायन टेल मैक्यूग इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिलते, ठीक है। दूसरी जगह पे नहीं मिलते क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इतनी वास्ट है, इतनी डेंस है कि ये सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। अनलेस अनटिल अगर कोई इनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट ना करे अपने एरिया में इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज जो ज्योग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो सिर्फ आ, पूरे एक रीजन में ना मिलके सिर्फ हमारे रीजन में मिल रही है या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। तो भैया रीजन एंडेमिक स्पीशीज जैसे हमारे यहाँ पे मिलती है, वहां पे सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस भी होता है। मैंने बताया था कि उधर डिफोरेस्टेशन होता है, उनको वो तबाह कर देते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल रहे थे। उनको बचाना जरूरी है, कंजर्वेशन प्रायोरिटी, उनसे ही फूड वेब या हेल्दी इकोसिस्टम है जैसे। अब इस पे एग्जांपल पे आते हैं, नीलगिरी ताहर कहाँ रह रहा है, वेस्टर्न घाट्स हिमालयन पे। अगर मैं हिमालयन को पूरा बर्बाद कर दूं, मतलब मैं नहीं कर रहा, जस्ट एन एग्जांपल, अगर हिमालय बर्बाद हो जाए तो नीलगिरी दहाड़ जैसी लाखों या करोड़ों स्पीशीज जो एग्जिस्टेंस में थी वो तो गायब। अब नीलगिरी दहाड़ जिस फूड पे डिपेंड था वो भी वहां से हट गया। जो नीलगिरी दहाड़ पे प्रेडेटर डिपेंड था, जो लायन या फिर कोई और इसका जो शिकार करता हो, अब वो भी भूखा मरेगा। जो इस लायन पे डिपेंडेंट था मैं इसको खाऊंगा, वो भी मर गया। एक एक ये जो ये रुको रुको, ये जो पूरी चेन थी, let me- ये जो पूरी चेन थी इकोसिस्टम की, ये कोलैप्स हो गई। क्यों, ये वाला एनिमल जो था, ये वाला ये डिपेंड था इस पे, ये डिपेंड था इस पे, ये डिपेंड था इस पे, जब ये मर गया तो सब
भूखे मर गए, सब खत्म, इकोसिस्टम कोलैप्स्ड। इकोसिस्टम कोलैप्स्ड बेटा। क्यों? इकोसिस्टम क्यों कोलैप्स्ड हो गया? क्योंकि बेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने की वजह से एक फूड चेन हेल्प कर रही थी, या जो रीजन्स थे, ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस रीजन, वो हेल्प कर रहे थे हमें बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यूएशन में लाने के लिए। बट बायोडाइवर्सिटी अब कंटिन्यूएशन में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें से आधी स्पीशीज एक्सटेंट या फिर मर चुकी है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, बाय बाय।